हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तेजस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में क्लास 10th मैथ का ये चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है रियल नंबर। तो इसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। पहले से भी आप जानते हो कि रियल नंबर होता है क्या, फिर भी हम 2 मिनट इसका बेसिक समझेंगे और फिर डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इसके बाद होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से होता है और ये लास्ट तक जाता है। इसके बाद आता है आपका इंटीजर। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है, ध्यान दीजिएगा। इंटीजर में क्या होता है? माइनस प्लस के सभी नंबर आ जाते हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है ये। -2 और -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से यहाँ तक जाता है प्लस तक, मतलब इसमें माइनस प्लस सभी नंबर आ जाते हैं। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट बात है वो रेशनल नंबर। मैं यहाँ आपको रेशनल नंबर की कुछ स्पेशल डेफिनेशन और एक अलग डेफिनेशन बताने वाला हूँ। देखिएगा, पहली बात जो आप लोग जानते हैं, जो सबसे ज्यादा डेफिनेशन चलती है रेशनल नंबर की, वो क्या होती है? पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर एक स्पेशल डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर पाए। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और थर्ड क्या है? ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, 3 कंडीशन। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब पी और क्यू कहाँ से होने चाहिए? इंटीजर से। अगर कोई नंबर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब तो वो रेशनल है, अदरवाइज इसी की एक कैटेगरी होती है इरेशनल नंबर। फिर हम उसको क्या मान लेंगे? इरेशनल नंबर। अगर इन तीन में से कोई भी कैटेगरी को फॉलो नहीं करे। और शुरुआत की 2 कैटेगरी तो ऐसे हैं कि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी नंबर इन्हें आसानी से फॉलो कर सकता है। अगर कोई बात बनती और बिगड़ती है तो इसी थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग बनती बिगड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 क्या है भाई? 2 एक रेशनल नंबर है। तय क्यों? क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी के अपॉन में 1 लिख सकते हो, जैसे ही आपने किसी के अपॉन में 1 लिखा, वैसे ही ये शुरुआत की 2 कंडीशन अपने आप फॉलो हो गई। क्या कि एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म का हो गया और दूसरा कि इसका क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। बट थर्ड कंडीशन पे आ जाइए, क्या ये दोनों इंटीजर हैं? तो ये दोनों इंटीजर हैं, इसलिए ये कौन सा नंबर हो गया? रेशनल। वही बात करते √2। तो √2 के अपॉन में भी 1 लिख सकते, हाँ लिख सकते। तो शुरुआत की 2 कंडीशन तो ये भी फॉलो कर गया। पर तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या थी? कि दोनों इंटीजर नहीं है। नीचे वाला तो इंटीजर है पर ये रूट इंटीजर नहीं है। जैसे देखिए, ये इंटीजर की लाइन में कहाँ मिला रूट? तो ये बात समझ गए आप? तो बस किसी चीज को मेन मतलब यही है, यही डिसाइड करता है कोई रेशनल होगा कि इरेशनल। जैसे आपने अभी तक देखा कि पाई इरेशनल है और पाई की वैल्यू रेशनल है। पता है क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू जब आप राइट करते हैं तो ये दोनों इंटीजर में मिल जाएंगे आपको। लेकिन पाई को अगर पाई अपॉन 1 कर लोगे तो ये 2 कंडीशन तो फॉलो हो गई, पर ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर की लाइन में पाई मिलेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाता है? इरेशनल। इन तीनों को मिला के जब हमें ये देखना पड़ा कि शुरुआत की 2 का कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, मतलब तीसरी चीज का इंपॉर्टेंट है, तो फिर हमने एक डेफिनेशन इसी का शॉर्टकट करके बनाई कि जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई वो I1 अपॉन I2। और ये कॉमन सेंस बोलता है कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? 0। जो I2 है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा कि रेशनल नंबर वो नंबर है जिसमें ऊपर भी इंटीजर हो, नीचे भी इंटीजर हो, और नीचे वाला इंटीजर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी आप देख लो, आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये आप यूज भी करोगे।
इसको आप यूज भी करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कि वहाँ। और इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो यहाँ से फेल होता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। फिर देखो रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं। बस इतना सा बेसिक था। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये याद कर लीजिएगा आप कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो होती है कि इंटीजर 1 अपॉन इंटीजर 2, और नीचे वाला जो इंटीजर 2 है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो ऊपर जो लिखा है वही बात ये लिखा है, पर बुक में ज्यादातर ऐसा मिलता है और हम लोग ज्यादातर इन्हीं को इम्पोर्टेंट देते हैं, थर्ड को छोड़ देते हैं। जो कि पूरा का पूरा काम कौन करता है, थर्ड कंडीशन। इसी इन्हीं सबको समराइज करके ये बनता है। और इसका यूज भी हम क्या करते हैं, आगे भी करेंगे, आगे इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो इसका यूज भी होगा। क्या यूज होगा मैं बता दूंगा। और रेशनल और इरेशनल नंबर के ग्रुप को मिला दें तो फिर होता है रियल नंबर। बस इतना छोटा सा बेसिक था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। चलिए देखो भैया, देखिए एक्सरसाइज 1.1। ये आ गई आपकी। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन है, क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बड़ा सिंपल है, इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना, मतलब इसके प्राइम फैक्टर करना है। तो देखिएगा जैसे कि मान लीजिए वो 140 है। अच्छा एक बात बताइए, एक नंबर होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें मतलब जैसे 2 है, 3 है, 5 है, मतलब इनके खुद फैक्टर रहते हैं, किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो देखिएगा कि एक स्टेटमेंट है, उसको समझते हैं पहले। देखिए जैसे 6 है, 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा 3, और फिर 3 से किया तो कितना आएगा 1। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भैया 6 को 3 से कर ले तो कितना आ जाए 2, फिर किससे करेगा, 2 से करेगा तो कितना आएगा 1। तो इस हिसाब से यहाँ से 6 के जो फैक्टर आए तो ये आए 2 इंटू 3, और पीछे वाले से जो फैक्टर आए वो आए 3 इंटू 2। सो इन दोनों का मतलब वही है। हम ये बोल सकते कि अगर ऑर्डर को महत्व तो ना दें तो 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, यूनिक है। तो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है जो कहीं नहीं मिलती, सीधा एग्जाम में मिलती है, वहीं आ जाएगा कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसी को समझते हैं कि वो क्या है थ्योरम, तो इसी से रिलेटेड है। देखिएगा वो स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा आप, और वो सीधा पेपर में मिलेगा और बीच में कहीं मिलना नहीं है इसको। सीधा पेपर में लिख के आता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही उसमें यही लिखा रहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम क्या कर सकते, तोड़ सकते। देखिए ये लिखा, fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed या factorized is a product of primes and this factorization is unique। ये यूनिक होता है apart from the order in which the prime factor occur। तो ये स्टेटमेंट आप रन कर लीजिएगा क्योंकि ये कहाँ मिलेगा, सीधा सीधा पेपर में, और बीच में कहीं मिलने वाला नहीं है। तो भैया ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.1 पे। तो ये 1.1 है, इसमें कहा गया है कि 140 को डिवाइड करना है प्राइम फैक्टर्स में। तो देखिएगा 2 से कटेगा तो 70 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 35 आएगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 7 आएगा, अब इसके बाद 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, 7 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 1।
इस हिसाब से आप क्या कह सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था, नंबर ऊपर डाला है। सो देखिएगा कि 140 इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना था। सो 2 कितनी बार है, 2 बार, सो 2 की पावर कितना आएगा भैया 2, और 5 कितनी बार, 1 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 7, ये हो गया। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा 156, सेकंड क्वेश्चन 156 है आपका। ये 156, इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 7 जा 14 और 2 8 जा, फिर 2 से, 2 3 जा 6 और 2 9 जा। अब ये कटेगा 3 से, तो यहाँ आएगा 13। अब ये किससे कटेगा, 13 से डायरेक्ट कटेगा। बहुत छोटी चीज़ है, ये आना चाहिए आपको, इसलिए इसमें बच्चों वाली चीज़ है, छोटी क्लास की। 156 के जो फैक्टर हुए तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, और 3 कितनी बार आया, 1 टाइम, और 13 कितनी बार आया, 1 टाइम। तो ये 156 एक्सप्रेस हो गया। ऐसे 3825 को करिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 3825, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3825। सो देखिए ये 2 से तो कटने वाला नहीं है, अब 3 से चेक कर लीजिए, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 का क्या रूल होता है, सबका सम कर दीजिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो सम डिवाइड हो जाए सभी डिजिट का सम, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। देखिए 8 और 3 11, 2 13, 5 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 3 से करिए डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका 2 बचा, सो बना 22, 3 7 जा और 1 इसमें आ गया, सो 3 5 जा। अभी देखो, अभी ये 3 से कटेगा क्या, तो अभी और कटेगा ये 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो अब ये 5 से, देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहला होता है 2 3, और फिर इसके बाद क्या होता है 5 7, और फिर 11, 11 के बाद 13 17 19, और 19 के बाद 23, और ऐसे होते हैं। फिर 23 के बाद सीधे जाके होता है 29, ठीक है, फिर होता है 31, ऐसे ये 100 तक के आप कर लीजिएगा। तो इन्हीं से चेक करते हैं, पहले 2 से चेक करेंगे, कट रहा है तो ठीक है, 3 से करेंगे, अब 4 से चेक नहीं करना पड़ता। इसके बाद 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, 11 13, तो इसी इन्हीं को तो प्राइम फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर होते। सो अब ये 3 से कट चुका, तो आप कैसे काटेगी, अभी देखो, अब ये 5 से, 5 का भी रूल होता है कि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो लास्ट में 5 ये कट जाएगा। देखिएगा ये 5 5 8 जा 2 बचा, तो 25 हो गया, तो 5 5 जा, फिर 5 से कटेगा, तो यहाँ आएगा 17 5 जा। अब 17 तो प्राइम नंबर है, तो 17 डायरेक्ट 17 से कटेगा। सो क्या लिख सकते, 3825 इक्वल टू 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, 2 टाइम, और 17, सो ये चीज हो गई, ये इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 5005, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं 5005। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। तो ये देखिए किससे कट रहा, 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो 5 से तो कट ही जाएगा। 5 से यहाँ है 1001, फिर अब ये 5 से कटना, तो आप 7 से चेक कर लीजिए। और सबसे अच्छा डिविजिबिलिटी रूल बताऊं मैं कौन सा होता है, यही चेक कर लो काट के सीधा सा, एक थोड़ा सा अगर सीधा सीधा कट जाए तो चेक हो गया। तो 7 से देखेंगे तो ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28,
2 बचा, 21 हो गया और 7 3 जा। अब ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा। अब ये 11 से घटेगा, सो 11 बन जाए 11 और ये कितना आएगा? 11 3 जा, सॉरी, पहले यहाँ 3 बच गया तो 33, सो 11 3 जा 33। अब ये 13 से कट जाएगा, सो 1 आ गया। सो इस हिसाब से ये जो प्राइम फैक्टर हुए 5005 के, वो कितने हो गए? देखिएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 7429। इसको भी देख लेते हैं। 7429 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 7429। देखिएगा 7429, तो ये किससे कटेगा? सो 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 का चेक कर लो। ये 3 से भी कटने वाला नहीं, क्योंकि और फिर 5 तो लास्ट में 5 होना चाहिए। 7 से भैया काट के देखिए, 7 बन जाए 7 और फिर ये 42, तो 6 जा, फिर नहीं 7 से भी नहीं कटा। अब 11 से चेक करेंगे, 11 से कटता है क्या? तो इस तरीके से देखिए 11 से चेक करेंगे। 11 का भी एक रूल होता है, इसका इसका भी कर लो। 7 और 2 9 होते हैं, तो 11 का रूल भी फेल हो गया। 13 से चेक कर लो, तो 13 से कटता कि नहीं कटता? तो 13 4 जा 68, सॉरी 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65, तो 65 बाहर जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 9 92। ऐसा मुझे लगता है ये 13 से भी कटने वाला नहीं है। 13 6 जा 78 हो गया और 13 7 जा 91 हो गया, 1 बच गया। फिर ये 19 बनेगा, मतलब तो ये कटेगा नहीं। 13 के बाद कहाँ आता है? 17। 17 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप 4 बार करते तो आपको भी डेटा, मतलब ऐसा आप ये मत सोचिए कि हम क्या करते रहेंगे। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, सो आप इनकी 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो तीसरी बार आपको एक आइडिया लग जाता है, थोड़ा सा याद भी हो जाता है देख के क्वेश्चन की 17 से कट रहा था। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा थोड़ा डेटा, कैलकुलेशन का डेटा भी आपको याद हो जाएगा। तो देखिएगा ये 17 से कटेगा, तो 17 4 जा 68, तो 4 टाइम गया 68, तो यहाँ से 6 बच गया, फिर 62 हो गया, तो 17 3 जा 51। अब यहाँ 62 था और 51 तक, सो 11 बच गया और ये 9, तो 17 7 जा, ये 17 से कट गया। अब ये 19 से कटेगा, तो 19 देख लीजिएगा, 19 2 जा 38, 5 बचा, सो ये 3, 5 57 हो गया, 19 3 जा 57। अब ये 23 से कटेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इतने बड़े नंबर हैं, जब आप 4 बार करोगे तो आपको डेटा याद हो जाएगा, तो सारी चीजें होने लगेंगी। वरना अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो नंबर ही ढूंढते रह जाओगे। इसमें क्या है, ये तो बहुत, मान लो कि ये तो यहाँ मिल गए, कई बार ऐसा हो जाता है कि नंबर बहुत दूर हो, फिर क्या करोगे आप? देखो 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए ठीक, ओके, आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे।